नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे प्राचीन महाद्वीप की खोज की और सोलर बायोमास हाइब्रिड तकनीक की। इसके अलावा चर्चा करेंगे एरोस्पेस तकनीक के क्षेत्र में DRDO की भूमिका की। लेकिन चलिए सबसे पहले आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। मॉरिशस के नीचे मिला मॉरिशिया, वैज्ञानिकों ने की प्राचीन महाद्वीप की पुष्टि। सौर और बायोमास ऊर्जा की संयुक्त तकनीक 24 घंटे बिजली मुहैया कराने में मददगार। पानी को साफ करना हुआ आसान, वैज्ञानिकों ने बनाए हॉलो फाइबर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। भारतीय मूल के अमेरिकी छात्र का अनोखा आविष्कार, खारे पानी को बनाया पीने योग्य। और खोज खबर में चर्चा करेंगे एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में DRDO की भूमिका की। हिंद महासागर का खूबसूरत द्वीप मॉरिशस हमेशा से ही पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इस द्वीप के नीचे एक और महाद्वीप होने की पुष्टि की है। वैज्ञानिकों ने इसे मॉरिशिया का नाम दिया है और उनका मानना है कि आधुनिक दुनिया के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने के समय मॉरिशिया टूटकर लहरों के नीचे खो गया था। वैज्ञानिकों ने इस ताजा शोध को नेचर जर्नल में प्रकाशित किया है। करोड़ों साल पहले पूरी दुनिया जमीन का एक ही टुकड़ा थी जिसका नाम था पैंजिया। धरती के भीतर टेक्टोनिक गतिविधियों और दूसरे भौगोलिक कारणों से पैंजिया जमीन के अलग अलग टुकड़ों में बंट गया। भौगोलिक गतिविधियां जारी रहीं, जिनसे सैकड़ों साल बाद एक ओर हिमालय जैसे पर्वतों का निर्माण हुआ तो दूसरी ओर पहले से मौजूद कई जमीन के टुकड़े समुद्र में समा गए। इस कड़ी में ताजा खोज है मॉरिशिया की। जैसा नाम से ही पता चलता है, मॉरिशिया महादेश मॉरिशस से जुड़ा हुआ है। हिंद महासागर के गर्भ में समाये इस महादेश की खोज अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भ शास्त्री लेविस अशवाल और उनकी टीम ने किया है। रिपोर्ट के मुताबिक करोड़ों साल पहले मॉरिशिया दुनिया की नजरों से ओझल हो गया था और अब मॉरिशस द्वीप के ठीक नीचे समुद्र के गर्भ में समाया हुआ है। निश्चित रूप से मॉरिशिया की खोज रोमांचक है, लेकिन उससे भी दिलचस्प है वो तार जिसने खोजकर्ताओं की टीम को मॉरिशिया तक पहुंचाया। दरअसल ये टीम मॉरिशस द्वीप पर अनियमित गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन कर रही थी, क्योंकि धरती के दूसरी जगहों पर सामान्य गुरुत्वाकर्षण ताकत से मॉरिशस में गुरुत्वाकर्षण ताकत कहीं अधिक है। अध्ययन के दौरान भूगर्भ शास्त्रियों को मॉरिशस के समुद्री तटों पर करोड़ों साल पुराने जिरकॉन क्रिस्टल मिले, जबकि मॉरिशस के समुद्री तट इन क्रिस्टलों के लिए अजनबी जगह हैं। शोधकर्ता इस नतीजे पर पहुंचे कि ये जिरकॉन क्रिस्टल मॉरिशस के नीचे किसी दूसरे महादेश से जुड़े हुए हैं, जो ज्वालामुखी की ताकत की वजह से धरती की सतह पर आ पहुंचे हैं। The island of Mauritius contains very young volcanic rocks. The oldest is about 9 million years old. And there are younger ones on Mauritius, but there is no rock on Mauritius that's older than about 9 million years. So in order to study the geological past, what becomes important to us is determining the ages of rocks. When did they form? शोधकर्ताओं ने इंगित किया है कि इस महादेश के सूत्र सिर्फ पर्यावरण की वजह से तलाशे जा सकते हैं। भौगोलिक रूप से इसे खोजा नहीं जा सकता। इसका मतलब स्पष्ट है, मॉरिशिया लाखों साल तक निकलने वाले ज्वालामुखी के मलबे के नीचे दबा हुआ है और आम लोग ना इसे देख सकते हैं और ना यहां रह सकते हैं। पिछली कड़ी में हमने आपको सोलर कूलर की तकनीक के बारे में बताया था।
इस बार हम लेकर आए हैं सोलर ऊर्जा से ही जुड़ी एक और तकनीक, लेकिन इसमें सिर्फ सोलर ही नहीं बल्कि बायोमास का भी प्रयोग किया जाता है। सोलर बायोमास हाइब्रिड नाम की इस तकनीक द्वारा 24 घंटे बिजली उत्पन्न की जा सकती है, जिसका परीक्षण पुणे के पास स्थित शिवे गांव में किया गया है। ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कम होने की वजह से सौर ऊर्जा की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। खासकर ग्रामीण इलाकों में विद्युतीकरण के लिए सौर ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन बिजली की मांग सालों भर और दिन रात होती है, जबकि सौर ऊर्जा सिर्फ दिन में उपलब्ध रहती है, और वो भी मॉनसून के दिनों में नहीं। लिहाजा सूर्य के जरिए साल में सिर्फ करीब 250 दिन तक ही ऊर्जा उपलब्ध हो पाती है। सवाल है कि ऐसी स्थिति में बाकी दिन क्या किया जाए। इस सवाल का जवाब है पुणे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर SW गोसावी की अगुवाई में विकसित की गई सौर बायोमास हाइब्रिड तकनीक, जिसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से बनाया गया है। इस तकनीक को पुणे से कुछ दूरी पर स्थित शिवे गांव में स्थापित किया गया है। Not only research or academic, but we want to do whatever we can for the society. Savitribai Phule Pune University, that is a priority for us, that our teaching and research should be useful to the society, and the human resource that we create, that also should have that type of skills so that they can solve at least some of the problems of the society. This is a hybrid power plant, and looking at the energy scenario and need for the villagers, okay, this plant is made such that they get a power in day and night. The plant is unique in the sense that with this plant people really understand the generation and distribution terminology which is there in a syllabus. जैसा नाम से ही पता चलता है, ये तकनीक सौर ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा का एक नायाब हाइब्रिड जनरेटर सेटअप है। ये जनरेटर सौर और बायोमास बॉयलर दोनों से जुड़ा होता है और एक ही पावर जनरेटर से ऊर्जा पैदा होती है। गांव में लगाया गया सौर बायोमास हाइब्रिड संयंत्र 24 घंटे 200 किलोवाट ऊर्जा पैदा करता है। एक सौर द्वीप पर परवलयाकार तश्तरी, कुंडा और पावर ब्लॉक का इस्तेमाल कर ये संयंत्र तैयार किया गया है। These are solar concentrated trough. Solar radiation that will fall on this aluminum sheet and they get concentrated on this tube where the water is flowing, and that water gets heated, and that heated water is transferred to the plant where the electricity is generated directly from the solar radiation. मेरे ख्याल से 2010 से ये प्रोजेक्ट सफिशिएंटली अभी चल रहा है इधर, तो तब से हमारा जो एक लोकेशन है कि जिधर ये सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का पावर उधर मिलता है, लगभग 25-30 इलेक्ट्रिकल पंप चलते हैं उधर। तो एक पंप में हमारे एग्रीगेट एक 4-5 फार्मर्स उसमें रहते हैं कि अगर 25-30 के हिसाब से अगर पकड़ा जाए तो लगभग 100 फार्मर्स है, तो उनको ये बिजली का लाभ मिलता है। इस हाइब्रिड व्यवस्था में ऊर्जा के वाहक से होने वाली क्षति को कम करते हुए 70 से 85% सौर ऊर्जा पैदा की जाती है, जबकि शेष 15 से 30% ऊर्जा बायोमास के जरिए उत्पन्न होती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की कोशिशों से तैयार हो रहा ये हाइब्रिड सौर थर्मल तकनीकी की एक नायाब परियोजना है। DST का मकसद है कि कम पूंजी, रखरखाव में कम लागत और अधिक कार्य क्षमता वाली इस तकनीकी के जरिए विशाल स्तर पर ऊर्जा उत्पादन किया जा सके। हैंड हेल्ड वाटर फिल्टर से लेकर मोबाइल RO यूनिट्स तक भारतीय वैज्ञानिकों ने पानी को शुद्ध करने की कई तकनीकें विकसित की हैं और आगे भी इसी दिशा में शोध कार्य जारी है।
इसी कड़ी में CSIR के सेंट्रल सोल्ट एंड मरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने हॉलो फाइबर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन विकसित की है, जो बेहद कम लागत में पानी की अशुद्धियों को साफ करने में मददगार है। कैसे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पानी के बिना जिंदगी की कल्पना नामुमकिन है, लेकिन पानी अगर गंदा हो तो वो भी उतना ही खतरनाक है जितना बिना जल के जीवन। साफ पानी की घटने की तेज रफ्तार, औद्योगिकरण, शहरीकरण इत्यादि वजहों से पानी साफ करने की प्रभावशाली और कम लागत वाली तकनीकी विकसित करने की जरूरत बढ़ती जा रही है। देश के उन हिस्सों में ये ज्यादा जरूरी है जहां लोग खारे पानी और प्रदूषित पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। झिल्लियों या मेम्ब्रेन से अलग करने की तकनीकी जैसे ऑस्मोसिस, नैनो फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पीने लायक साफ पानी के असरदार तरीकों के रूप में उभर कर सामने आए हैं। इसी कड़ी में भावनगर के CSIR सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हॉलो फाइबर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन विकसित किया है। जैसा नाम से ही पता चलता है, ये फिल्टर विशेष पॉलीमर के फाइबर से बने होते हैं जो पानी से रोगाणु और दूसरे विषैले पदार्थ दूर करते हैं। Another specialty is it works at very low pressure and sometimes even without applying electrical pressure, simply by gravity assistance. Like if you place the overhead tank and connect it to the system, then without electricity also it can filter water. It is for public use, and particularly during the natural calamities, we usually prefer to send the hollow fiber plants because it works, I told you, at very low pressure or even just gravity assisted. हॉलो फाइबर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन काफी कम दाब पर गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर काम करते हैं, लिहाजा बिजली की अधिक खपत नहीं होती और प्रदूषण कम होता है। लेकिन मेम्ब्रेन यानी झिल्लियों की जिंदगी लंबी होती है। शोधकर्ताओं ने घरेलू इस्तेमाल या विशाल उद्योगों में इस्तेमाल के लिए विभिन्न आकार के कार्ट्रिज भी विकसित किए हैं। हॉलो फाइबर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन अब बाजार में भी उपलब्ध हैं और साफ पानी उपलब्ध कराने का बेहतर तरीका है। खास बात यह है कि प्राकृतिक आपदाओं के समय इन्हें हाथ से ही इस्तेमाल किया जा सकता है। धरती का ज्यादातर हिस्सा सागरों और महासागरों से ढका हुआ है। कहने को तो धरती पर पानी का विशाल भंडार है, लेकिन खारा होने के कारण इस पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या हो अगर इस पानी को किसी तकनीक द्वारा पीने योग्य बना दिया जाए? जी हाँ, ऐसा ही कुछ कर दिखाया है भारतीय मूल के एक अमेरिकी छात्र ने। कैसे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। चारों ओर पानी की भरमार है, लेकिन पीने के पानी का अभाव है। जी हां, धरती का 70% हिस्सा समुद्री पानी से भरा है, लेकिन आज भी दुनिया के कई हिस्से ऐसे हैं जहां लोगों को एक एक बूंद पीने के पानी के लिए लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं। वजह बेहद सामान्य है। पीने लायक पानी की मात्रा लगातार कम होती जा रही है और खारा होने के कारण समुद्री पानी पीने के लायक नहीं। वैज्ञानिक समुद्री पानी का खारापन दूर कर उसे पीने लायक बनाने की विधि तलाश रहे हैं, लेकिन पानी का खारापन दूर करने की अब तक उपलब्ध तकनीकी एक तो महंगी है और दूसरी दुनिया के कई हिस्सों तक इसकी पहुंच नहीं है। इस स्थिति का सामना करने के लिए अमेरिका में भारतीय मूल के छात्र चैतन्या करमचेदू ने पीने का पानी तैयार करने के लिए एक नायाब विधि खोज निकाली है। हाई स्कूल के छात्र ने समुद्री पानी को पीने लायक बनाने की एक सस्ती सुविधाजनक विधि खोजी है, जिसकी दुनिया भर में प्रशंसा हो रही है। ओरेगन के पोर्टलैंड में एक भारतीय मूल के छात्र करमचेदू ने
ये तकनीकी हाई स्कूल में होने वाले प्रयोग के दौरान खोजी है। ये तकनीकी सामान्य सिद्धांतों पर आधारित है। समुद्र का पूरा पानी खारा नहीं होता और लगता है इस नजरिए को दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने अब तक नजरअंदाज किया है। करमचेदु की तकनीकी पहले तो 90% साफ पानी को अलग करने और फिर बाकी 10% पानी में लवण के साथ रासायनिक बंधन तोड़ने से जुड़ी है। अध्ययन के दौरान इस छात्र ने एक ऐसे अवशोषक का इस्तेमाल किया है जो लवण के साथ प्रतिक्रिया करता है, पानी के साथ नहीं। दूसरी मौजूदा तकनीकियों के साथ तुलना की जाए तो ये तकनीकी सस्ती है और सर्वसुलभ भी। उम्मीद है कि एक बार बड़े स्तर पर इस तकनीकी का इस्तेमाल शुरू हो गया तो पीने के लिए बूंद बूंद पानी को तरस रहे करोड़ों गले तर हो जाएंगे। चलिए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, पर आप कहीं मत जाइएगा। लौटेंगे विज्ञान और तकनीकी की और दिलचस्प खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और देश और दुनिया में विज्ञान की कुछ और दिलचस्प खबरों को जानने के लिए आइए देखते हैं साइंस एक्सप्रेस। ग्रेट बैरियर रीफ पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों ने समुद्र में छुपा जमीन का विशाल टुकड़ा खोज निकाला है। वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तरी क्वींसलैंड तट के करीब 75 किलोमीटर दूर ग्लोरिया नोल स्लाइड नाम के टुकड़े ने 3 लाख साल से अधिक समय पहले विशाल सुनामी पैदा किया होगा। ये खोज समुद्र के भीतर 3D मल्टी बीम मैपिंग के जरिए की गई है और उम्मीद है कि इससे भूगर्भीय प्रक्रियाओं को समझने में अधिक जानकारी हासिल हो सकेगी। मेक्सिको का कोलीमा ज्वालामुखी 3 फरवरी को अचानक फट गया, जिसके बाद ज्वालामुखी की क्रेटर से करीब 4000 मीटर की ऊंचाई तक राख और धुएं का गुबार फैल गया। इस ज्वालामुखी को फायर ज्वालामुखी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें पिछले कुछ महीनों से असामान्य गतिविधियां दर्ज की जा रही थीं। हालांकि विस्फोट काफी शक्तिशाली था, लेकिन प्रशासन ने भरोसा दिया है कि लोगों को अपनी जगह खाली करने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। लखनऊ का अनूठा और सिर्फ महिलाओं के लिए बना अंबर मस्जिद अब पूरी तरह सौर ऊर्जा से रोशन होगा। मस्जिद की छत पर रूफटॉप सौर पैनल लगाए गए हैं और पूरी मस्जिद को सौर ऊर्जा से जगमगाने की योजना बनाई गई है। शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण और ऊर्जा की कमी को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। हल्का लड़ाकू विमान तेजस हो या फिर एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, हाल ही में गणतंत्र दिवस पर प्रदर्शित की गई DRDO द्वारा विकसित विभिन्न तकनीकों ने देश को गौरवान्वित किया। गौरतलब है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO पिछले कई सालों से देश की रक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करने में कार्यरत है। भारत में एरोस्पेस तकनीक के क्षेत्र में भी DRDO अहम भूमिका निभा रहा है। तो आज के सेगमेंट खोज खबर में हम चर्चा करेंगे इसी विषय पर और जानेंगे एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में DRDO द्वारा विकसित की गई तकनीकों के बारे में। शोधकर्ताओं के लगातार और अथक परिश्रम का ही नतीजा है कि पिछले कुछ दशकों में भारत आधुनिक रक्षा प्रणालियों के साथ रक्षा क्षेत्र में सुपर पावर बनकर उभरा है। जिस संस्था ने देश को इस मुकाम तक पहुंचाया है, उसके नाम से हर कोई वाकिफ है। जी हां, हम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या DRDO की बात कर रहे हैं। DRDO का नाम देते ही जो पहला हथियार दिमाग में आता है वो है मिसाइल। लेकिन DRDO इससे कहीं आगे बढ़ चुका है। DRDO के सफल शोध की फेहरिस्त में
एडवांस्ड लेजर लाइट डैजलर्स और आधुनिक लड़ाकू विमान इत्यादि शामिल हैं। इस साल फरवरी में जनता को DRDO के एरो इंडिया शो का इंतजार है, जो हर 2 साल पर आयोजित होता है। पेरिस एयर शो के बाद इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हवाई शो माना जाता है। जैसे जैसे 11वें एरो शो की तारीख निकट आ रही है, वैसे वैसे लोगों में विभिन्न किस्म के लड़ाकू विमानों की काबिलियत और हवा में रोमांचक करतब देखने की बेसब्री और उत्साह बढ़ रहा है। वायुसेना के लिए DRDO ने कई नई तकनीकियां विकसित की हैं। इस कड़ी में हम तेजस का नाम ले सकते हैं, जिसे पहली बार 2017 के गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शित किया गया। देश में ही विकसित हल्का लड़ाकू विमान तेजस 4+ टैक्टिकल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो लेजर संचालित बम और दुश्मनों की बुरी तरह तबाह करने वाले आधुनिक मिसाइलों से लैस है। इसे भारतीय वायुसेना के 45वें स्क्वाड्रन का हिस्सा बनाया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण विमान है नेत्र, जो एक हल्का बिना पायलट के उड़ने वाला विमान है। इसे विशेष तौर पर निरीक्षण और टोह लेने के काम में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि निरीक्षण के लिए उच्च तकनीकी से लैस नेत्र में रोटर, मोटर और संवाहकों के अलावा और कोई घूमने वाला हिस्सा नहीं है, लिहाजा इसके रखरखाव का खर्च बेहद कम है। DRDO की विकसित तकनीकी का अगला नमूना है रुस्तम, जो मध्यम ऊंचाई पर लंबी दूरी तय करने वाला बिना पायलट के उड़ने वाला लड़ाकू विमान है। खास तौर से थल सेना के लिए तैयार किए गए रुस्तम के जल्द ही फिलहाल इस्तेमाल किए जा रहे हेरॉन श्रृंखला के विमानों की जगह लेने की उम्मीद है। DRDO के विकसित किए गए अन्य लड़ाकू विमानों में वायुसेना के लिए दोहरे जेट इंजन से लैस सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान, मिकोयान MiG-29 मल्टी रोल एयर सुपीरियोरिटी लड़ाकू विमान इत्यादि शामिल हैं। हालांकि इन विमानों को देश में ही विकसित किया गया है, लेकिन इनके डिजाइन बाहर से आयातित किए गए हैं। अब रक्षा से जुड़े शोधों के लिए DRDO, IIT बॉम्बे और IIT मद्रास के साथ सहयोग करने जा रहा है। DRDO की उपलब्धियों की जंजीर में अगली कड़ी अवतार के रूप में जुड़ सकती है। अवतार का पूरा नाम है एरोबिक व्हीकल फॉर ट्रांस एटमॉस्फेरिक हाइपरसोनिक एरोस्पेस ट्रांसपोर्टेशन, जो बिना पायलट इस्तेमाल किया जा सकने वाला अंतरिक्ष विमान है। ये धरती से ऊर्ध्वाकार उड़ान भर भी सकता है और उतर भी सकता है। DRDO इसे इसरो के सहयोग से तैयार कर रहा है। कहने की जरूरत नहीं है कि पिछले कई दशकों से DRDO देश की रक्षा काबिलियत को नई ऊंचाइयां प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मौजूदा तकनीकियों में सुधार लाने और उन्हें अधिक बेहतर बनाने के लिए DRDO में लगातार चल रहे शोध से उम्मीद है कि भारत जल्द ही रक्षा तकनीकी और शोध के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में शुमार हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको हमारी इस बार की ये कड़ी, हमें जरूर बताएं। हमें आपके सुझाव और सलाह का इंतजार रहेगा। हमारी ईमेल आईडी है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपने विचार हमें डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर होंगे हाजिर ज्ञान विज्ञान की एक और कड़ी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।